हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का जो इंडियन इकोनॉमिक है 1915 टू 1999 पढ़ेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहता है, ताकि आपको एग्जाम में ओवरव्यू रहेगा पेपर का। तो अगर आप थोड़ा बहुत भूलेंगे भी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का। तो बच्चों, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अगर आपको लिखने को आ जाएगा एग्जाम में, तो आप पहले क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली पहले आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स का एक डायग्राम बना सकते हैं। ओके, इजी वे में बना सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कितने टाइप के होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में। पहला होता है कैपिटलिज्म, दूसरा होता है सोशलिज्म और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक। ठीक है, आप ऐसे तीनों में इसको डिवाइड करके आप इसको डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं। आपको इसमें भी चेकर को ये समझ में आ जाएगा कि आपको इसके बारे में कुछ पता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है सारे उसमें। कैपिटल कैपिटलिज्म इकोनॉमिक क्या होता है? इन अ मार्केट इकोनॉमिक ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, only those consumer goods will be produced that are in demand, that is goods that can be sold profitably either in a domestic or in foreign market। कैपिटलिज्म से मतलब क्या समझ रहे हैं? कैपिटलिज्म मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये पैसे की बात कर रहा है। मतलब जिस गुड्स को बेचने से प्रॉफिट होगा वही गुड्स ही सिर्फ मैन्युफैक्चर होंगे, वही गुड्स का ही सिर्फ प्रोडक्शन होगा। बाकी जो गुड्स की डिमांड नहीं होगी, मतलब ये डिमांड के ऊपर बेस है। डिमांड जिस गुड्स की होंगी सिर्फ उन्हीं गुड्स का मार्केट में प्रोडक्शन होगा और उसे ही मार्केट इकोनॉमी कहते हैं और मार्केट इकोनॉमी को ही कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये बोथ आर सेम नेम। if in exam you will get a like question, what is market economic, that means it's equal to capitalism. Okay, in a capitalist society, the goods produced are distributed among people not based on what people need but based on purchasing power। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, जो गुड्स होते हैं ना वो मतलब लोगों को देख के नहीं बनाए जाते हैं, लोगों के परचेसिंग पावर को देख के बनाए जाते हैं। मतलब आपकी क्या नीड है, सामने वाले को, प्रोडक्शन वाले को, मार्केट को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको एक्चुअल में किस प्रोडक्ट की नीड है, बट वो बनाएंगे उस प्रोडक्ट को जिसकी परचेसिंग पावर अच्छी होगी। मीन्स द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कौन उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। दैट इज वन हैज टू हैव द मनी इन द पॉकेट टू बाय, मतलब एक आदमी के पास उसको खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। आगे क्या दिया है, कैपिटलिज्म इनकरेज सेल्फ इंटरेस्ट एंड एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटलिज्म जो होता है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट लाता है जिससे इकोनॉमिक की ग्रोथ होती है। लो कास्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मच नीडेड बट will not count as demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power to back the demand। मतलब लो कॉस्ट हाउस की जरूरत है क्योंकि पुअर को उसकी जरूरत है, बट उसको मार्केट में डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि पुअर के पास तो पैसे ही नहीं है उसको खरीदने के लिए, इसलिए उसका डिमांड नहीं है। एज अ रिजल्ट दिस कमोडिटी विल नॉट बी प्रोड्यूस एंड सप्लाइड एज पर मार्केट फोर्स। मतलब ये मार्केट की डिमांड तो है पर ये प्रोड्यूस नहीं की जा सकती क्योंकि परचेसर के पास उसको बाइंग करने की कैपेसिटी नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है, सामने वाले के पास उसके पॉकेट में पैसे नहीं है। इसलिए लो कॉस्ट के घर नहीं बनाए जाते, हाई कॉस्ट के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि हाई कॉस्ट के घर हाई क्लास के, मिडिल क्लास के लोग लेने अफोर्ड करते हैं। इसलिए दिस सिस्टम इग्नोर्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ होल इकोनॉमी, इस पूरे इकोनॉमी को इग्नोर करता है। द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिकम वनरेबल टू अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। और जो पुअर और जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए तो अनसर्टेनिटी होती है, वनरेबल हो जाते हैं वो, मतलब उनका तो कोई यूज ही नहीं होता है ना, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा वाला हाल है उनके साथ, बेचारों के साथ। आगे देखते हैं सोशलिज्म। In socialist society, the government decided what goods are to be produced following the needs of society। सोशल सोसाइटी जो इकोनॉमिक होता है उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होनी चाहिए और क्या डिमांड है ठीक सोसाइटी में। इट इज एज्यूम दैट द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री पीपल, सो द डिजायर ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंट। ये भी सेम कैपिटलिज्म जैसा ही है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जिसको उसको जो समझ में आता है कि हाँ पीपल को इस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की नीड होगी वो उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाते हैं, ना कि वो इंडिविजुअल से पूछते हैं कि तुमको किस प्रोडक्ट की नीड है। मतलब इसमें भी कंज्यूमर की डिमांड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, कैपिटलिज्म में भी नहीं दिया जाता और सोशलिज्म में भी नहीं दिया जाता। किसमें दिया जाता है? मिक्स इकोनॉमिक में। ये मैंने चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहले वाली वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें क्लियर कट सब कुछ बताया है मैंने कि मिक्स्ड इकोनॉमी की जो होती है वो हमारे इंडियन इकोनॉमिक में यूज हो जाती है। आगे देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कैसे गुड्स प्रोड्यूस होंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनको कैसे बांटा जाएगा। इन प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। सोशलिज्म में वो ऐसा सोचते हैं कि किस क्या मतलब इंसान की जो व्यक्ति है उसकी नीड होगी, ना कि वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, वो ये नहीं सोचते। ठीक है। सोशलिज्म एंश्योर सोशल इक्वालिटी पे वो करता है, ये जोर देता है। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस इज द प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। ग्रोथ जस्टिस करना ही इसका मेन प्रिंसिपल होता है। ठीक है। Socialist society has no private property since everything is owned by the state. In Cuba and China, for example, most of the economic activities are governed by socialist principle. सोशलिस्ट सोसाइटी में ना कोई भी प्राइवेट फॉर्म्स नहीं होती, क्योंकि वो सारा तो गवर्नमेंट के ओन हो जाता है। तो ऐसी ही एग्जांपल के लिए अगर आप चाहे लिखना क्वेश्चन पेपर में, तो आप क्यूबा और चाइना लिख सकते हैं, क्योंकि वहां की जो इकोनॉमिक्स है वो मोस्टली गवर्न बाय सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। मतलब वो गवर्नमेंट वहां की डिसाइड करती है कि वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, होल एंड सोली गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ना कि इंडिविजुअल्स का भी उसमें पार्टिसिपेशन 0 लेवल होता है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। इन द सिस्टम ऑफ कंज्यूमर sovereignty is restricted, consumer can only consume what the government offers। इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबके बारे में सोचा जा रहा है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट वही बना रही है जो उसको समझ में आ रहा है व्हाट, और उसको लग रहा है कि कंज्यूमर ऐसा ये कंज्यूम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक। Most economics are mixed economic, that is the government and the market together decided what to produce, how to produce, when to produce and how to distribute what is produced। मतलब मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में भी ये समझाया था कि जो मिक्स इकोनॉमिक होती है ना, उसमें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों का रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि उनकी क्या नीड है और उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, ये गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है, और कितना फंड भी चाहिए और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये भी डिसाइड होता है। इन अ मिक्स इकोनॉमिक द मार्केट विल प्रोवाइड वॉट एवर गुड्स। मतलब क्या बताना चाहता है, इन अ मिक्स इकोनॉमिक द मार्केट विल प्रोवाइड वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द मार्केट फेल्स टू डू। मार्केट अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है जो भी गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन के लिए जरूरत है, और जो उसके पास अवेलेबल नहीं होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, दोनों मिलके काम करते हैं, इसलिए ये मिक्स्ड इकोनॉमिक कही जाती है। ठीक है। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स चॉइस टू कंज्यूमर। इसमें कंज्यूमर को चॉइसेस मिलती है। इट रेज कंज्यूमर वेलफेयर लेवल। इसमें कंज्यूमर का वेलफेयर भी देखा जाता है। इट अलाउज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें प्राइवेट कंपनीज को प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट एंड दैट ट्रिगर द पेस ऑफ ग्रोथ। और इसमें सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है जिससे ग्रोथ होती है। ठीक है, तो मतलब कैपिटलिज्म इंडिविजुअल मार्केट होता है। ठीक है, सोशलिज्म क्या होता है, वो गवर्नमेंट बेस्ड मार्केट होता है। मिक्स क्या होता है, दोनों का मिक्स्ड होता है, और इसमें कंज्यूमर के नीड्स के बारे में सोचा जाता है, बाकी दोनों जो थी उसमें नहीं सोचा जाता है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। द गोल ऑफ 5-year plans। So plans. A plan spells out how the resources of a nation should be put to use. Economic planning means the utilization of a country's resources into different development activities in accordance with national priorities। इसमें प्लान के बारे में यही बता रहा है कि रिसोर्सेज को नेशनल लेवल पे कैसे यूज करना है, और जो उसकी प्लानिंग है उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट अकॉर्डिंग विद नेशनल प्रायोरिटीज। उसी वही बता रहे हैं कि जो नेशनल हमारे जो देश की प्रायोरिटीज है, जो देश की जरूरतें हैं, उसको ध्यान में रख के जो भी कंट्री के रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन और उसको डिफरेंट पार्ट्स में कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसकी प्लानिंग करनी होती है।
वो 5 ईयर की प्लानिंग में आता है। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट आर टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड टाइम। इसमें जनरल गोल भी होना चाहिए और स्पेसिफिक गोल भी होना चाहिए, जिसको एक टाइम फ्रेम में अचीव करने के लिए बाउंड होना चाहिए। ठीक है। इन इंडिया प्लान्स वेयर ऑफ अवर्स ऑफ 5 ईयर ड्यूरेशन एंड वर कॉल्ड 5 ईयर प्लान्स। वी बोरोड दिस फ्रॉम द फार्मर सोवियत यूनियन। हमने ये सोवियत यूनियन से लिया था ये प्लान का जो रूल है, और ये इंडिया में 5 ईयर ड्यूरेशन का प्लान होता है, उसी को 5 ईयर प्लान कहा जाता है। ठीक है। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950। ये प्लानिंग कमीशन जो है वो कब सेटअप हुई थी? 1950 में। ये एमसीक्यूज में आपको आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वॉज इट्स चेयरमैन, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो इसके चेयरमैन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज बताई हैं, उसमें ये क्वेश्चन था कि उस समय के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे, हु वॉज द चेयरमैन 5 ईयर प्लान का जो भी 1950 में स्टार्ट हुआ था उसमें कौन थे। तो वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही थे उस समय के चेयरमैन। प्लानिंग कमीशन हैज नाउ बीन अबॉलिश्ड, वो बंद हो चुका है। इन फरवरी 2015 इट हैज बीन रीनेम्ड एज नीति आयोग। और प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया, कब बंद कर दिया गया? 2015 में उसको रीनेम किया गया, कैसे? नीति आयोग से। अब इसको क्या कहा जाता है? नीति आयोग। The role of the Niti Aayog is to make policies to accelerate the pace of growth and development in the country. नीति आयोग का क्या काम का होता है? पॉलिसीज बनाना, किसके लिए? कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अ प्लान शुड हैव सम स्पेसिफाइड गोल्स, जिसके स्पेसिफिक गोल होने चाहिए। द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान वर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। मतलब बराबरी और हमारी उन्नति होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन भी होना चाहिए, साथ साथ में जो भी चल रहा है, न्यू अपडेट आ रहा है, उससे हम अपडेटेड रहने चाहिए। जैसे कि एआई हो गया, फिर ये अभी ई व्हीकल्स हो गए, फिर अभी सोलर एनर्जी पे बहुत काम कर रहे हैं गवर्नमेंट हमारी, आप लोगों ने अभी देखा होगा। और अभी जो न्यू बजट आया था उसमें भी आप लोगों को देखा ही होगा, आपने इंटरिम बजट जो आया था वो भी आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में। आगे देखते हैं ग्रोथ। ये 5 ईयर प्लान में चल रहा है, पहले हमने प्लानिंग देखा, अभी हम ग्रोथ देख रहे हैं। इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। इसमें जो है कंट्री की जो कैपेसिटी है ना, उसके बेसिस पे उसके प्रोडक्शन करने का और उसको इंक्रीज करने का। ग्रोथ मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना। जस्ट आप 2-3 लाइन इन योर ओन वर्ड्स यू कैन राइट। ओके। A good indicators of economic growth is the language of economic is a steady increase in the gross domestic product. ग्रोथ कब मानी जाएगी? जब हमारी जीडीपी में ग्रोथ होगी। ठीक है। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर जो भी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वही जीडीपी होती है। ठीक है। The GDP of a country is derived from the different sectors of economic, namely the agriculture sector and industrial and service sector. तीन सेक्टर्स पे मेनली ये डिराइव करता है, क्या? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। ठीक है। एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है। सर्विस सेक्टर में कौन आता है? जो भी सर्विसेज होती हैं, जो भी जॉब होती हैं वो सब। इंडस्ट्रियल में कौन आएगा? फर्म्स आएंगी। ठीक है। अभी आगे देखते हैं। The contribution made by each of this sector makes up the structural composition of the economic। और ये सभी मिल करके हमारे इकोनॉमिक को बूस्ट करते हैं। ठीक है। फिर क्या है? मॉडर्नाइजेशन। हमने क्या पढ़ा? प्लान पढ़ा, फिर ग्रोथ पढ़ी, अब मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे, फिर सेल्फ रिलायंस पढ़ेंगे, फिर इक्विटी पढ़ेंगे, फिर एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। ठीक है। ये हमारे क्या है? 5 ईयर प्लान्स के अंदर आएंगे। आपको 5 ईयर प्लान्स आएगा ही आएगा, ये 1915 वाला आएगा ही, तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले कोई भी 5 ईयर कुछ भी प्लानिंग करते हैं, हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उसके ग्रोथ के बारे में देखते हैं, फिर जो भी अप टू डेट है मॉडर्नाइजेशन है वो करेंगे, फिर हम जाएंगे ज्यादा से ज्यादा कि हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। फिर हम इक्विटी करेंगे। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा मेजर इकोनॉमिक में ग्रोथ का वो जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो है एग्रीकल्चर, उस पर भी देखेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं मॉडर्नाइजेशन में क्या है। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। अप टू डेट रहने की मैंने बात की थी, उसमें क्या होता है? जो भी न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है उसके बेसिस पे हमें अपना प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिफर्स टू चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज रिकॉग्निशन दैट वुमन शुड हैव द सेम राइट्स एज मैन।
इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, वुमन शुड हैव द सेम राइट एज मैन, मतलब ह्यूमन इक्वालिटी की बात की जा रही है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इम्प्लाइज द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स लेस लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट, थस मॉडर्नाइजेशन क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्या ड्रॉबैक है, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ना, उसमें लेस लेबर रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की जरूरत कम पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि हमें लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी इसकी वजह से। तो ये भी एक फैक्टर है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं क्या है, सेल्फ रिलायंस। अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन। इसमें सेल्फ रिलायंस में क्या है कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हम खुद पे ही कर सकते हैं, ओन रिसोर्सेज पे ही कर सकते हैं, और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन, ठीक है, बाकी बाहर के नेशन से भी कर सकते हैं। The first 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. मतलब ये जो शुरुआत की जो 5 ईयर प्लान थे ना, उसमें सेल्फ रिलायंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था, और मतलब बाहर से गुड्स और सर्विसेज को मंगाने में अवॉइड किया गया था जो कि इंडिया में बन सकते थे। The policy was considered a necessity to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. और हमारी जो पॉलिसी थी वो स्पेसिफिकली फूड के सेक्टर में अवॉइड करने की थी कि हम बाहर से फूड ना मंगाएं। It also feared that dependence on imported food supplies, foreign technology, and foreign capital may make India sovereignty vulnerable to foreign interference in our policy. और ये हमारी एक डर भी थी, क्योंकि हम पहले आजादी से पहले मतलब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हम किसी के कैद में आ गए थे, ब्रिटिश के कैद में। तो इसी वजह से हमारे अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर हमने हम बाहरी देश पे डिपेंडेंट हो गए खाने के लिए, या फिर टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर कैपिटल के लिए, तो हमारी जो सॉवरेनिटी है उस पे हमको मतलब बाहरी देशों का इंटरफेरेंस हो जाएगा, हमारी जो भी नियम कानून है उसमें बाहरी देशों का इंटरफेरेंस होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्विटी। इक्विटी रिफर्स टू रिडक्शन इन इक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ, अपलिफ्टिंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसमें क्या है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। इक्विटी का मतलब भी आपको समझ में आ रहा है कि हमें बैलेंस करना है पुअर और रिच के बीच में, वीकर सेक्शन को भी हमें अपलिफ्ट करना है, ताकि क्या बोलते हैं, हम जो हमारी जो इकोनॉमिक है हम उसको मैनेज कर सके। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्फ मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर लिविंग। और ये सिर्फ इन्हीं सब से हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शन एज वेल एज इंस्टीट्यूट ऑफ बीइंग एंजॉय बाय। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो इकोनॉमिक की बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ बड़े रिच लोगों को ही ना मिले, बल्कि पुअर तक भी वो पहुंचे। तो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत जरूरी है। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, अ डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। सभी को इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, सभी को इक्वली उनकी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, उनको फूड मिलना चाहिए, उनको घर डिसेंट मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, और हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और वेल्थ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर पे हमारा जो मेन फोकस था इसमें, उस पे हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। During colonial rule, there was neither growth nor equity in the agriculture sector. मतलब हमारा जब colonial rule चल रहा था उस समय हमारे growth, agriculture के growth में ना ही कोई growth थी और ना ही मतलब लॉस था, मतलब वो बस चल रही थी। The policy makers of independent India had to address this issue which they did through land reform and promoting the use of high yielding variety seeds, which ushered in a revolution in Indian agriculture. और ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया ने इस पे फोकस किया, इस इश्यू पे फोकस किया, और हाई यील्ड वेराइटी की जो सीड्स है उसका यूज किया, किसके लिए, एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन लाने के लिए, किसके थ्रू, लैंड रिफॉर्मर पॉलिसी के थ्रू। इसमें क्या है, लैंड रिफॉर्मर में क्या है देखते हैं पॉलिसी में। British ruler had introduced a new land tenure system in India. It was 3 types: zamindari, Mahalwari and Ratowari system. At the time of independence, the land tenure 3 टाइप के थे इसमें, जमींदारी, मालवारी एंड रजिस्ट्री सिस्टम। At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries called जमींदारी, जागीरदारी etc. मतलब जब हमें इंडिपेंडेंट हुआ था तब जो लैंड का टेन्योर होता था उसमें क्या होता था, इंटरमीडिएट्स होते थे बीच में जो
होते हैं ना, वो जमींदार और जागीरदार वो हुआ करते थे, ठीक है। Who merely collect rent from the actual tilers of the soil without contributing towards improvement on the farm. ठीक है। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म विच प्राइमरी रिफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। बहुत सारे इसमें झंझट आए थे, आप लैंड रिफॉर्मर के टाइम का सुन रहे होंगे, उसमें एग्रीकल्चर में इक्विटी लाने की कोशिश की गई थी, बट वो हो नहीं पाता था। ओनरशिप क्या होता था, रिफर्स टू चेंज इन ओनरशिप और लैंड। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ओनरशिप को चेंज कर दिया, जिसके पास लैंड होल्डिंग होती थी उसी को ओनरशिप दे दिया गया। After independence, steps were taken to abolish intermediaries and make the tilers the owner of the land. और इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो इंटरमीडिएट्स थे, जो जमींदार और जागीरदार थे, उनको बीच से पूरा ही हटा दिया गया और ओनरशिप दे दी गई जिसके पास लैंड, जो भी उस लैंड में बनाता था, ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। द लैंड सेलिंग वॉज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसी वजह से हम इक्विटी मतलब बराबरी लाने की कोशिश किए थे, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड दैट कैन बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। और इसमें एक मैक्सिमम साइज का लैंड फिक्स कर दिया गया था कि एक इंडिविजुअल के पास कितना लैंड होना चाहिए, ठीक है। The purpose of the land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in a few hands। और इसका मकसद क्या था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था कि जो ओनरशिप है ना, उसको 10 हाथों में रखने से अच्छा एक हाथों में रहे। The ownership confirmed on tenant gave them the incentives to increase output and this contributed to growth in agriculture। और जब ओनरशिप किसी एक के हाथ में आती थी तो वो रेंट पे वो देते थे, जमीन देते थे खेती करने के लिए, और उससे जो भी आउटपुट होता था उस पे वो उनको इंटरेस्ट देते थे, इंसेंटिव देते थे, जिसकी वजह से जो ज्यादा ग्रोथ करेगा उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगी। इसकी वजह से हमारा ग्रोथ हुआ किसमें, एग्रीकल्चर में। Land reformer were successful in Kerala and West Bengal because these states had government committed to the policy of land to the tiller, whereas other states did not have the same level of commitment and vast inequality in land holding continues to this day। केरला और वेस्ट बंगाल में ही ज्यादा इससे हमें फायदा मिला, बाकी देशों ने इसको ज्यादा अच्छे से माना नहीं, इसलिए सब हुआ। बाकी का हम जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।